बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम थ्योरी। तो कॉलम थ्योरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कॉलम्स एंड स्ट्रट्स के बीच में क्या डिफरेंस होती है। देखिए, ए स्ट्रट इज ए वन टाइप ऑफ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच कैरीज एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ठीक है, कोई भी अगर स्ट्रट क्या होता है, कोई भी एक मेंबर होता है जो कंप्रेसिव लोड ले सके, उसी मेंबर को कोई भी मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच कैरीज एन एक्सियल डायरेक्शन में अगर कोई भी मेंबर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में हो, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस ले सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रट। लेकिन अगर कोई भी स्ट्रट वर्टिकली मतलब वर्टिकल पोजीशन में है तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसी स्ट्रट को कॉलम बोलेंगे। जैसे हम लोग की घरों में कॉलम्स होते हैं बिकॉज दे आर दी वर्टिकल मेंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट है ए लॉन्ग स्लेंडर कॉलम बिकम्स अनस्टेबल। कोई भी लॉन्ग कॉलम या स्लेंडर कॉलम का मतलब होता है पतला कॉलम, बिकम्स अनस्टेबल व्हेन ईच एक्सियल कंप्रेसिव लोड रीचेस ए वैल्यू कॉल्ड द क्रिटिकल बकलिंग लोड। देखिए, कोई भी कॉलम अनस्टेबल बन जाता है जब उस कॉलम में जो भी कंप्रेसिव लोड होते हैं वो किसके वैल्यू के समान हो जाता है, द क्रिटिकल बकलिंग लोड के कारण। क्योंकि क्रिटिकल बकलिंग लोड पहुंचने के टाइम पे कोई भी कॉलम अगर स्ट्रेट पोजीशन पे इस तरीके से होता है तो वो क्या हो जाएगी, बकल हो जाएगी, मतलब बेंड हो जाएगी, क्योंकि ये स्लेंडर कॉलम्स होता है। उसके बाद अनस्टेबल हो जाता है फाइनली कॉलम्स बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल बकलिंग लोड। उसके बाद दिया हुआ है इफ ए बीम एलिमेंट इज अंडर ए कंप्रेसिव लोड एंड ईच लेंथ इज ऑफ द एंड ईच लेंथ इज एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर देन आइदर ऑफ इच अदर डायमेंशन, सच ए बीम इज कॉल्ड एज कॉलम्स। इसका मतलब क्या है, कोई एक हम लोग बीम मानेंगे जिस बीम में हम लोगों ने कंप्रेसिव लोड लगाया और कोई एक डायरेक्शन दूसरा वाला डायरेक्शन से बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम्स। तो कॉलम्स हम लोग ये वर्टिकल मेंबर है कि अगर कॉलम्स की देखा जाए ब्रेथ एंड विड्थ जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द लेंथ। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ के अनुमान में अगर ब्रेथ एंड विड्थ देखा जाए तो ब्रेथ एंड विड्थ नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए उन सारे मेंबर्स को बीम्स हो चाहे कोई भी हो अगर वर्टिकली है और एक लेंथ ज़्यादा होते उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम्स। ड्यू टू इच साइज एंड एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू इच लेटरल डिफ्लेक्शन कॉल्ड बकलिंग। इनका इतना ज़्यादा लंबा लेंथ है जिसके कारण जो लेंथ के अलोंग जो वेरिएशन होगा, इसका जो लेंथ के कारण इसका डिफ्लेक्शन मतलब चेंज इन लेंथ होगा वो बहुत ही कम होगा इन कंपैरिजन टू दी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। मतलब अगर कंप्रेसिव लोड दिया जाए तो इसका ये क्या हो जाएगी, ये लेंथ ज़्यादा होने के कारण बकल हो जाएगी। और अगर डिफ्लेक्शन देखा जाए तो इतना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन या एक्सियल डायरेक्शन में जो भी इसका लेंथ मतलब डिफ्लेक्शन है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं इन कंपैरिजन टू दी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। उसके बाद बकलिंग उसके बाद ये देखना ये है, बकलिंग डज नॉट वेरी सिमिलरली विथ लोड, इट occurs सडनली एंड इज देयरफॉर वेरी मच डेंजरस। तो यही बोला गया है कि बकलिंग जो है वो लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कभी कभार क्या होता है अचानक से पतला कॉलम होने के कारण ये बकल हो जाता है, जो कि अचानक होने वाला फेनोमेनन है जिसके कारण इसके कारण बहुत ही दिक्कत हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है बकलिंग। उसके बाद स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, द रेशियो बिटवीन द स्लेंडरनेस रेशियो का मतलब होता है स्लेंडरनेस रेशियो इज डेनोटेड बाय लैम्डा व्हिच इज इक्वल टू द KL बाय R मिनिमम। स्लेंडरनेस रेशियो को हम लोग KL बाय R मिनिमम से डिनोट करते हैं। इफेक्टिव लेंथ बाय द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, द रेशियो बिटवीन द लेंथ नहीं है, इफेक्टिव लेंथ एंड द लीस्ट रेडियस और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। व्हाट इज इलास्टिक बकलिंग, बकलिंग विथ नो परमानेंट डेफॉर्मेशन इज नोन एज इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है कि कोई भी एक चीज़ वो लोड रिलीज करने के बाद जो अपना पोजीशन पे आ जाता है वही हो गया इलास्टिक। अब बकलिंग, अगर इलास्टिक बकलिंग का मतलब क्या है,
बकल करने के टाइम पे अगर लोड के कारण बकल हो रहा है वो, और वो अपने आप क्या हो जाएगी, लोड हटने के बाद वो अपने आप अपने पोजीशन पे पहुंच जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन, इज नोन एज इलास्टिक बकलिंग। यूलर बकलिंग इज ओनली वैलिड फॉर दो यूलर्स। एक्चुअली कॉलम थ्योरी में मैं यूलर्स थ्योरी के बारे में पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूलर्स बकलिंग। So Euler's buckling is only valid for long columns and slender columns as subjected to the elastic region. For short columns as a differentiate of equation must be used. So ये चीज़ ध्यान रखना है कि Euler का जो इक्वेशन है वो सिर्फ लॉन्ग कॉलम्स एंड स्लेंडर कॉलम्स के लिए ही वैलिड है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज क्रिटिकल लोड। The critical load is the load value at which the structure is in equilibrium regardless of the magnitude of the angle provided it stays small. Equilibrium में जो भी रहे वो हो गया critical load. Critical load is the only load for which the structure will be equilibrium in the disturbed position. At the value restored, effect of the moment in the spring matches the buckling effect of the axial load, represents the boundary value between the स्टेबल एंड द अनस्टेबल कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट है इफ द एक्सियल लोड इज लेस देन द क्रिटिकल लोड द इफेक्ट ऑफ द मोमेंट इन द स्प्रिंग डोमिनेट्स एंड द स्ट्रक्चर रिटर्न टू इट्स वर्टिकल पोजीशन आफ्टर ए स्मॉल डिस्टर्बेंसेस कॉल्ड एज द स्टेबल कंडीशन। इसका मतलब क्या है, जो क्रिटिकल लोड है अगर क्रिटिकल लोड से ज़्यादा होगा वैल्यू तभी एक कॉलम परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन क्रिटिकल लोड के वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है तब तक क्या होगा, कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ये क्रिएट नहीं होगा कोई भी बीम पे। उसके बाद नेक्स्ट है if the axial load is larger than critical load the effect of the axial force predominant and the structure buckles unstable। ये जैसे मैंने अभी बता कर रखा हूँ, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, बकल हो जाएगी परमानेंटली। Because of the large deflection caused by the buckling, the least moment of inertia can be expressed. The moment of inertia is equal, देखिए minimum radius of gyration root over k is equal to I by minimum radius of gyration is equal to root over I by a होता है। तो देखा ये जाता है कि moment of inertia will be equal to the a into the k square, where a is the cross sectional area, r is the moment radius of gyration of the cross section and I is the moment of inertia। उसके बाद ये भी देखना है, note that you have to note that the smallest radius of gyration of the column that is the least moment of inertia, क्योंकि radius of gyration r is equal to root over I by a। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन स्मॉल हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमा। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन स्मॉल हुआ तो स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ गायरेशन एंड स्लेंडरनेस रेशियो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो इक्वेशन है इस यूनिट के वो हो गया आपका यूलर्स इक्वेशन, विच इज इक्वल टू द क्रिटिकल लोड इज इक्वल टू द पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई स्क्वायर, या पाई स्क्वायर इंटू ई आई। ई आई को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सरल रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज द फ्लेक्सरल रिजिडिटी। पाई स्क्वायर इंटू ई आई बाई इफेक्टिव लेंथ स्क्वायर। अब इफेक्टिव लेंथ जो है इसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ जो है ये इफेक्टिव लेंथ बाउंड्री कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन कौन सा बाउंड्री कंडीशन है, उसी के ऊपर वो चेंज होते रहेगा। अभी यूलर्स जो बकलिंग लोड के एजम्पशंस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है। अब इनके बारे में क्या पढ़ना है, देखिए द फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट एंड ऑफ
फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, द मटेरियल इज होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। तीसरा है द मटेरियल बिहेव्स इलास्टिकली, मटेरियल इलास्टिकली बिहेव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द लोड इज परफेक्टली एक्सियल एंड पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द कॉलम सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है द वेट ऑफ द कॉलम इज नेग्लेक्टेड। जितने भी एजम्पशंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में हर बार ही आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने अभी बता के रखा हूँ कि बाउंड्री इफेक्टिव लेंथ बाउंड्री कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला बाउंड्री कंडीशन ये है कि अगर कोई भी कॉलम पे दोनों ही एंड्स मतलब एक ये एंड हो गए और दूसरा एंड हिंज है या रोलर है, तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, और यूलर्स बकलिंग लोड हो जाएगी पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, क्योंकि इफेक्टिव इक्विवेलेंट लेंथ एल हो जाती है। इफेक्टिव लेंथ या इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू जो है वो एल बनेगा। अगर एक बोथ द एंड्स फिक्स्ड है, अगर दोनों ही एंड्स फिक्स्ड हो जाएगा तो इफेक्टिव लेंथ की जो वैल्यू हो जाएगी वो एल बाई टू हो जाएगी। सो पाई स्क्वायर इंटू ई आई बाई एल के जगह में एल बाई टू होल स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू ई आई बाई एल स्क्वायर बन जाएगा। अब तीसरा मैं देखता हूँ बाउंड्री कंडीशन क्या है। तीसरा, अगर एक एंड फिक्स्ड है अदर एंड फ्री है तो हम लोग का दुगना हो जाता है इफेक्टिव लेंथ। सो पाई स्क्वायर इंटू ई आई बाई एल स्क्वायर 2l होल स्क्वायर मतलब हो जाएगी 4l होल स्क्वायर। उसके बाद फोर्थ बाउंड्री कंडीशन देखेंगे, अगर एक एंड फिक्स्ड है एक एंड हिंज है तो l बाई रूट टू बन जाएगा, इसमें इफेक्टिव लेंथ बन जाएगा l बाई रूट टू। अब इसको l बाई रूट टू होल स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर बाई द 2 ऊपर बन जाएगा। सो फाइनली l बाई रूट टू को हम लोग लिख सकते हैं 0.707 भी लिख सकते हैं। तो फाइनली जो भी क्रिटिकल यूलर्स बकलिंग लोड या यूलर्स क्रिटिकल लोड जो है वो इफेक्टिव लेंथ के दोनों एजेस के बाउंड्री कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम। स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू लैम्डा विच इज इक्वल टू द के एल बाई आर मिनिमम। इफेक्टिव लेंथ बाय आर मिनिमम। अब क्रिटिकल लोड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। अब देखा जाए या तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, तो पाई स्क्वायर इंटू ई आई बाई एल स्क्वायर जगह में पाई स्क्वायर इंटू ए ई बाई लैम्डा स्क्वायर इफेक्टिव लेंथ बाई एल होल स्क्वायर। दो टाइप ऑफ इक्वेशन, या तो पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर या तो पाई स्क्वायर ए ई बाई लैम्डा स्क्वायर। जो भी है इसको हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं, मतलब